हेलो बच्चों। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे चर्चा किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हम लोग न्यूटन के आखिरी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए, जब आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो वहां पर न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उसको मोशन में लाना है, या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और उसको रेस्ट पे लाना है, यानी कि एक तरीके समझिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को हमें चेंज करना है तो उस केस में हमें उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ता है। जब आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट का जब स्टेट चेंज होता है तब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यानी अगर छोटे मोटे शब्दों में कहें तो अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है कि अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे तो उसका कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन कितना फोर्स लगाने पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसके बारे में न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कुछ भी नहीं कहा गया है। फिर आपने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। वहां पर आपने देखा कि जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक गिवन मास के लिए आप अगर कुछ फोर्स लगाएंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये हम लोग जान सकते हैं, है ना, उस फॉर्मूले से। और ढेर सारे हमने क्वेश्चंस भी किए, न्यूमेरिकल्स भी किए उस पे बेस्ड अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने स्किप किया वो लेक्चर तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप पीछे जाकर उन लेक्चर्स को देख लें, आपको ज्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने बता दिया कि भैया फोर्स लगाओ तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, नहीं लगाओगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन कितना फोर्स लगाने पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें नहीं बताया था। ये हमें बताया न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने कि एक गिवन मास के लिए अगर आप इतना फोर्स लगाते हैं तब इतना एक्सेलरेशन होता है, और इतना फोर्स लगाएंगे तब इतना एक्सेलरेशन होगा, है ना। आप कोई भी एक गिवन मास के लिए फोर्स की वैल्यू रखिए, एक्सेलरेशन आपका निकल कर आ जाएगा। लेकिन अभी तक न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक बात मिसिंग है। हमने देखा कि भाई आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये यूं समझिए किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है सर। जैसे कि सपोज करें कि फुटबॉल के ऊपर अगर फोर्स लगता है तो फुटबॉल एक्सेलरेट करता है ना। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आप पता लगा सकते हैं कि कितना एक्सेलरेशन होगा अगर आप कुछ फोर्स लगाएंगे तो। लेकिन अभी तक फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों में एक बात का जिक्र नहीं हुआ है, और वो ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो उसके ऊपर आखिरकार फोर्स लगा कौन रहा है। क्या ऑब्जेक्ट खुद अपने ऊपर कोई फोर्स लगा सकता है? तो इसका जवाब जो है वो हमें न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मिलेगा। देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है वो हमें बताता है कि कभी भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट खुद के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकता है। यानी समझिए इस बात को कि अगर सपोज करें कि आपके घर में एक चेयर है, और उस चेयर की अगर हम बात करें तो चेयर कभी खुद के ऊपर फोर्स लगाकर तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता ना। समझ रहे हैं इस बात को? अगर बेड है, बेड कभी खुद के ऊपर फोर्स लगाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है। ये बोर्ड है, ये कभी खुद के ऊपर फोर्स लगाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं इस बोर्ड को यहां पर छोड़कर जाऊं और मैं बाहर से अगर टहल कर आऊं और उसके बाद वापस पहुंचूं और मुझे पता चले कि ये बोर्ड यहां पर ना होकर उस तरफ चला जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यानी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट कभी खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है। यानी कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट के अलावा कोई ऑब्जेक्ट होगा जो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जैसे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट हूं तो मेरे ऊपर फोर्स मेरे बाहर से कोई लगा सकता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के बाहर से वो फोर्स लगा हुआ है। जो मेरे अंदर मेरे खुद का जो फोर्स है जिसे हम लोग इंटरनल फोर्स कहते हैं, उस इंटरनल फोर्स की वजह से मैं कभी मूव नहीं कर सकता हूं।
या चेयर अगर है तो वो अपने इंटरनल फोर्स की वजह से कभी मूव नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में कहा था कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स का जिक्र करेंगे तब वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें कह रहा है कि भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो कभी खुद के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सपोज करें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, तो ए के ऊपर जो फोर्स है वो ए खुद नहीं लगा सकता है। ऑब्जेक्ट ए के ऊपर जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट बी की वजह से लगेगा, और ऑब्जेक्ट बी कभी खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है, यानी ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स ऑब्जेक्ट ए की वजह से लगेगा। क्लियर है? तो देखा गया है, ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं सारी चीजें लिखूंगा, उसको आप नोट करिएगा। तो देखा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर, यानी मैं कह रहा हूं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों को देखिए, तो ए के ऊपर फोर्स बी की वजह से लगेगा और बी के ऊपर फोर्स ए की वजह से लगेगा। तो देखा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर कुछ फोर्स लगाता है तो ऑब्जेक्ट ए पलट कर बी के ऊपर भी एक फोर्स लगाता है। यानी एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि अगर आप एक टेबल, उस टेबल को पकड़कर अगर आप फोर्स लगाएंगे, उसको पुश करेंगे, तो आपको अपने हाथ पर टेबल की वजह से पलटकर एक फोर्स लगता हुआ महसूस होगा। अगर आपके पास एक ट्रॉली है और उस ट्रॉली बैग को अगर आप खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको अपने हाथ के ऊपर उस ट्रॉली बैग की वजह से फोर्स लगता हुआ महसूस होगा। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पलट कर पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है। देखा गया है कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। यानी अगर आप टेबल के ऊपर कुछ फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हो तो टेबल की वजह से पलटकर आप पर फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो आप सोच रहे हो कि यार मैंने जितना फोर्स टेबल पे लगाया, टेबल ने पलटकर मेरे ऊपर लगा दिया, हमारा फोर्स कैंसिल हो गया? नहीं, कैंसिल नहीं होगा। यहां नोटिस करने वाली बात है कि आपने फोर्स लगाया टेबल के ऊपर, तो टेबल के ऊपर तो सिर्फ आपका ही फोर्स लग रहा है ना आगे की तरफ। वैसे टेबल ने पलटकर फोर्स लगाया आप पर, तो आप पर तो सिर्फ टेबल का फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, लेकिन ये दोनों फोर्सेस जो वो अलग अलग बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, इसलिए कैंसिल आउट नहीं हो सकते। इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि वो सेम बॉडी के अंदर लगते हैं। लेकिन यहां पर आपका फोर्स टेबल पर है, टेबल के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ अगर वो मूव करता है तो, और टेबल की वजह से आप पर फोर्स है तो आपके ऊपर भी सिर्फ एक ही फोर्स हुआ। ये दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, एक फोर्स टेबल के ऊपर लग रहा है, एक फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, और दोनों अलग अलग बॉडी। तो अलग अलग बॉडीज पर जो फोर्स लगते हैं उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर है बात? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, उसको समझिएगा फिर मैं आपके लिए लिख दूंगा। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है बच्चों, ये हमें बताता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट कभी भी खुद के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता है, उसके ऊपर हमेशा कोई बाहर से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस बाहर से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहां पर अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट ए के ऊपर फोर्स बी की वजह से लगेगा। ए खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते, ऑब्जेक्ट बी के ऊपर फोर्स ऑब्जेक्ट ए की वजह से लगेगा। देखा गया है कि ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के ऊपर जितना फोर्स लगाता है, ऑब्जेक्ट ए पलट कर बी के ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो यहां से आप कह सकते हैं, और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट भी यही है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। या आप कह लें कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट पलट कर पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। यानी दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। नो ऑब्जेक्ट, मेरे साथ साथ लिखते चले आप, can exert a force
on itself. ठीक है, if there are two forces, there are two objects A and B, A and B, ठीक है, if B exerts a force on A, then A will also exert a force on B. अगर B A के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा तो A भी B के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा. ये दोनों फोर्सेस हैं, these forces will be equal to each other in magnitude, but will be opposite in डायरेक्शन. क्लियर है? ये जो फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे, यानी अगर आप टेबल के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो टेबल से पलटकर आपके ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा. लेकिन हाँ, आपका फोर्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो टेबल का फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो हमने सीखा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट खुद के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकता है. अगर दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, इसमें अगर बी ए के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है तो ए पलट कर बी के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा. ये जो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा. ठीक है, तो इसीलिए न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टू एवरी एक्शन, स्टेटमेंट का मतलब ही हम लोग समझेंगे. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, इसमें जो एक्शन वर्ड है और जो रिएक्शन वर्ड है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको हम समझेंगे क्या है. ठीक है, और इस तरीके से इक्वल एंड ऑपोजिट को भी इस तरीके से मार्क कर लीजिए. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अच्छा, इसको एक और तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट exerts some force on another object, then another object will exert an equal and opposite amount of force on first object.
ठीक है, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट कुछ फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो दूसरा ऑब्जेक्ट पलट कर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा। इसको न्यूटन ने लिखा था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी आप अगर एक्शन कर रहे हैं, यानी आप कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो आपके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी तो पलट कर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बच्चों मैं एक बार न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो स्टेटमेंट है, जो न्यूटन ने कहा था, उसको फिर से लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करता हूं, फिर उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो न्यूटन का स्टेटमेंट था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहां पर एक्शन और रिएक्शन, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए बच्चों, एक्शन और रिएक्शन यहां पर क्या है? एक्शन और रिएक्शन एक फोर्स है, यानी कि अगर आप एक फोर्स लगाते हैं तब आपके ऊपर एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन यहां पर क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस। एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस। अब सवाल उठ सकता है कि भाई एक्शन कौन सा फोर्स है और रिएक्शन कौन सा फोर्स है। ठीक है, तो कहने में ऐसा समझने में आता है कि भाई एक्शन पहले आया है और रिएक्शन बाद में आया है। इसका मतलब कि एक्शन वो फोर्स जो कोई ऑब्जेक्ट लगा रहा है और रिएक्शन वो फोर्स जो पलट कर उसके ऊपर लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। देखिए, ये जो एक्शन और रिएक्शन जो दोनों फोर्सेस है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर कुर्सी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, या टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो आपने जो फोर्स लगाया, अगर आप अपने फोर्स को एक्शन कहते हैं, तो टेबल की वजह से पलटकर जो आपके ऊपर फोर्स लग रहा है उसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर टेबल के फोर्स को आप एक्शन कहेंगे तो आपका फोर्स रिएक्शन हो जाएगा। इसीलिए दोनों में से किसी भी फोर्स को एक्शन और दूसरे को हम लोग रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि फोर्सेस हमेशा, देखिए, आपका फोर्स, टेबल का फोर्स, दोनों लग रहा है ना, पेयर में लग रहा है ना फोर्स, तो इन पेयर ऑफ फोर्स एनी वन कैन बी कॉल्ड, किसी भी एक को हम लोग एक्शन कह सकते हैं। एनी वन कैन बी कॉल्ड एक्शन एंड अदर एज रिएक्शन। ठीक है, तो फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। मैं बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, बोर्ड की वजह से मेरे ऊपर फोर्स लगा, दो फोर्सेस लग रहे हैं ना। आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाओ, दीवार की वजह से आपके ऊपर, हमेशा पेयर में लगेंगे फोर्सेस। तो उस पेयर में किसी भी एक फोर्स को आप एक्शन कह सकते हो और दूसरे को रिएक्शन कह सकते हो। मेरा फोर्स वॉल के ऊपर अगर एक्शन है तो वॉल का मेरे ऊपर रिएक्शन है, अगर वॉल का मेरे ऊपर एक्शन है तो मेरा फोर्स उसके ऊपर रिएक्शन है। अच्छा, ऐसा क्यों है? किसी को भी एक्शन कहो, किसी को भी रिएक्शन कहो, आप फील करके देखिएगा कि जैसे ही जिस मोमेंट में आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाना शुरू करते हैं, उसी मोमेंट आपके ऊपर दीवार की वजह से फोर्स लगना शुरू होता है। यानी दोनों फोर्सेस जो पेयर में है फोर्स, वो दोनों फोर्स एक ही साथ शुरुआत हो रही है उनकी, और खत्म भी एक ही साथ होता है। जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद कर देंगे वॉल के ऊपर, वॉल की वजह से आपके ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगा। यानी दोनों फोर्सेस साथ साथ स्टार्ट हो रहे हैं, साथ साथ एंड होते हैं। तो भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई ये पहले लग रहा है ये बाद में लग रहा है,
या ये ज्यादा समय तक लग रहा है, कम समय तक लग रहा है। दोनों फोर्सेस इकट्ठे ही शुरुआत करते हैं, इकट्ठे ही खत्म होते हैं, यानी दोनों सेम टाइम के लिए एक्ट करते हैं। तो किसी भी एक को एक्शन कह दो, किसी भी एक को रिएक्शन कह दो। तो आप लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि दिस इज बिकॉज, सेकेंड पॉइंट का हम लोग रीजन लिख रहे हैं, दिस इज बिकॉज both forces, this is because both forces starts at same time, starts at same time and ends at same time। तो किसी को भी एक्शन कहो, किसी को भी रिएक्शन कहो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा एक चीज और, ये जो एक्शन और रिएक्शन जो दोनों फोर्सेस हैं वो अलग अलग बॉडी के ऊपर लगते हैं। आप फोर्स लगा रहे हैं वॉल के ऊपर और वॉल की वजह से फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, तो दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। आपका फोर्स वॉल के ऊपर और वॉल का फोर्स आपके ऊपर, अलग अलग बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है ना। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो कभी सेम बॉडी के ऊपर नहीं लगते हैं, अलग अलग बॉडी के ऊपर लगते हैं। ठीक है, तो एक्शन and reaction acts on different body। ठीक है, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे थर्ड लॉ के। अच्छा एक चीज और है ये मुझे पहले लिखना था लेकिन मैं अभी लिख दे रहा हूं कि ये जो फोर्स है एक्शन और रिएक्शन ये हमेशा पेयर में अकर करते हैं। ठीक है, फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर। फोर्सेस जो है वो हमेशा कैसे अकर करते हैं बच्चों, फोर्सेस हमेशा पेयर में अकर करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों बहुत साफ सीधे शब्दों में अगर कहें तो हमने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से यही सीखा है कि आप किसी के ऊपर फोर्स लगाओ, आपके ऊपर पलट कर उसकी वजह से उतना ही फोर्स लगेगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में बस वो फोर्स अपोजिट होगा, है ना। इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्लियर है बच्चों, इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका। एक एग्जांपल है रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, एक एग्जांपल क्या है बच्चों, रिकॉइल ऑफ गन। क्या है भैया रिकॉइल ऑफ गन? आपने सुना होगा, देखा होगा कि अगर हम एक गन से बुलेट को फायर करते हैं, तो जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है गन की वजह से, आगे की तरफ, तभी तो बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन बुलेट के बाहर निकलते ही जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि गन ने बुलेट के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो बुलेट ने पलट कर गन पर की तरफ फोर्स लगाया, पीछे की तरफ। तो रिकॉइल ऑफ गन में है कि while firing a bullet from gun, the bullet experiences a force। ठीक है, the bullet experiences a force due to gun in forward direction। ऐसा ही होता है बच्चों, in forward direction। As a result
gun experiences a force due to bullet in backward direction. भाई गन की वजह से बुलेट के ऊपर फोर्स लगा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए बुलेट की वजह से गन के ऊपर फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए सपोज करें कि एक बोट है, नदी के किनारे एक बोट नाव है, और उसके ऊपर आप खड़े हैं, और वहां से अगर आपको जंप करके, और नदी के किनारे आपको जंप करना है अगर, तो आप आगे की तरफ जंप करते हैं और आप देखते हैं कि जो बोट है इट मूव्स बैकवर्ड, बोट पीछे की तरफ मूव करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए जब आपको आगे की तरफ जंप करना है, आपको जब आगे की तरफ जंप करना है, आगे की तरफ फोर्स लगना चाहिए आपके ऊपर, तो आप क्या करते हैं, आप बोट पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। ठीक है, बोट पर आप पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो बोट पर जब आप पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो बोट की वजह से आप पर फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ, तभी तो आप आगे जंप कर पाएंगे। ठीक है, तो while jumping from boat, we exert a force on boat। हम किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बच्चों? बोट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। किधर लगा रहे हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन। वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बोट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बोट है, इसका मतलब ये है कि जो बोट है इट विल एक्सर्ट अ फोर्स on us in फॉरवर्ड डायरेक्शन। होगा ऐसा नहीं होगा बच्चों? अगर आपको बोट से जंप करना है आगे की तरफ, तो आप बोट पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो बोट आप पर पलट कर आगे की तरफ फोर्स लगाता है, आप पर आगे की तरफ फोर्स लगा, इसी वजह से आप आगे की तरफ जंप करते हैं, और पीछे पलट कर देखिए बोट को पीछे की तरफ मूव करता है। ये दो एग्जांपल लिख लीजिए, ऐसे दो एग्जांपल हम लोग और कंसीडर करेंगे। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, हम लोग जब वॉक करते हैं, हम लोग जब मूव करते हैं, कैसे मूव कर पाते हैं? देखिए आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो धीरे धीरे अपने स्टेप्स को अगर आप करके ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखते हैं कि हम लोग जब मूव करते हैं तो हम फ्लोर के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, अपने पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। तो जो ग्राउंड है उसकी वजह से हम पर आगे की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो उस फोर्स की वजह से हम आगे की तरफ मूव करते हैं। कई लोग कहते हैं सर हम तो अपनी वजह से मूव करते हैं। नहीं, अपने बलबूते से मूव नहीं कर सकते हैं। अगर फ्लोर पे फ्रिक्शन ना हो, बहुत ही ज्यादा स्लिपरी सरफेस हो, आप आगे नहीं मूव कर पाएंगे, आप वहीं गिर जाएंगे। ठीक है, तो आप क्यों मूव करते हैं? क्योंकि आप फ्लोर पर, ग्राउंड पर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, इस वजह से ग्राउंड की वजह से आपके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगता है और आप मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल है, सेकंड लास्ट एग्जांपल है ये, while walking we exert a force on ground in backward direction। ठीक है, we exert a force on ground in backward
डायरेक्शन। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? एज अ रिजल्ट ground exerts a force on us in the forward direction। ठीक है, this helps us to move forward। ठीक है, तो बच्चों ये तीसरा एग्जांपल हमने देखा। इसमें हमने देखा कि जब हम वॉक करते हैं तब हम ग्राउंड के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड हमारे ऊपर एक आगे की तरफ फोर्स लगाता है। इस वजह से हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्प्रिंग। ठीक है बच्चों, स्प्रिंग है। स्प्रिंग को अगर आप बाहर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, स्प्रिंग को अगर आप बाहर की तरफ खींचते हैं तो स्प्रिंग की वजह से आपके हाथों पर फोर्स किधर लगता है? अंदर की तरफ। और जब उसको अंदर की तरफ दबाते हैं तब फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगता है ना? तो आपने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया अंदर की तरफ, तो स्प्रिंग की वजह से आप पर फोर्स किधर है? बाहर की तरफ। तो जब हम तो स्प्रिंग पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे यानी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं। ठीक है, और जब अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो when we elongate a spring, यानी स्प्रिंग पर बाहर की तरफ अगर हम फोर्स लगाते हैं, when we elongate a spring exerts a force on us, spring exerts a force on us in inward direction। ठीक है ना? और उसी तरीके से बस ये आखिरी चीज है बच्चों, उसके बाद फिर हम लोग क्लास ओवर कर देंगे। when we compress a spring, spring exerts a force on us, यानी हमारे हाथों के ऊपर, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। कंप्रेस यानी अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे, तो आप पर फोर्स किधर लगता है? आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अब एक आखिरी लेक्चर आपके इस टॉपिक का बचा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसको अगले लेक्चर में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर एक लेक्चर मैं सोच रहा हूं कि डेडिकेट करें हम लोग, जिसमें कि हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स, कुछ और न्यूमेरिकल्स जो है इस चैप्टर के कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। प्लीज थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अच्छे से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, समझ कर पढ़िएगा। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।